नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 11 राजनीति विज्ञान पाठ्य पुस्तक 1 संघवाद चैप्टर के प्रश्न उत्तर हल कर रहे हैं। हर बार हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर से शुरू करते हैं। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से शुरू कर रहे हैं, फिर इसके बाद में पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। संघवाद क्या है बेटा? संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, जिसमें सत्ता का एक से ज़्यादा स्तर पर वितरण होता है। अगर एक लाइन में पूछा जाता तो हम लिखते हैं संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता एक से ज़्यादा स्तरों पर बटी होती है। अब ये दो स्तर कौन से होते हैं? एक तो होती है प्रांतीय स्तर की सरकार और दूसरी होती है केंद्रीय स्तर की सरकार। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। रिक्त स्थान में पूछा जाता है, भारत में एक ही नागरिकता है। नेक्स्ट प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? बेटा, सोवियत संघ के विघटन का जो कारण है शक्तियों का अति से संघनन, मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण था। शक्तियाँ एक ही जगह इकट्ठी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ थी। इसके अलावा सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, तो उसमें अलग अलग भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस का आधिपत्य था। 15 गणराज्य थे, लेकिन सोवियत संघ के सारे निर्णय रूस के द्वारा किए जाते थे। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित क्यों किया है? हम सभी जानते हैं भारत में बेटा 28 राज्य हैं। भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल है, अनेक विविधताओं से भरा है। 100 से ज़्यादा भाषाएं हैं यहाँ पे, और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं हैं। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं, और इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी जमीन या भूगोल पर रहते हैं। हमारा एक साझा इतिहास है। आज़ादी की लड़ाई जब हम लड़ रहे थे, हमारे बीच दूसरी कई समानताएं हैं, और इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा ये। संघवाद की मूल अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है कि संघवाद के लक्षण बताइए, संघवाद की विशेषताएं बताइए। लक्षण, मूल अवधारणाएं, विशेषताएं, तीनों एक ही है। तीनों का उत्तर एक ही है। पहली, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। दो प्रकार की सरकारें होगी, एक प्रांतीय स्तर की सरकार और दूसरी केंद्रीय सरकार। और हर सरकार अपने हिसाब से शासन करती है। हमारे यहाँ पर इकहरी नागरिकता है। अब दूसरा जो पॉइंट है, संघवाद का लक्षण, विशेषता, इस लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती है। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। जैसे हम गुजराती या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होते हैं, लेकिन भारत में नागरिकता दो प्रकार की नहीं है, नागरिकता एक ही है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तीसरा पॉइंट, दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। अब जब दो प्रकार की सरकारें हैं तो विवाद हो सकता है, और इसीलिए संविधान में इनकी शक्तियों का उल्लेख है। संविधान सर्वोच्च होता है। दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी संविधान है। अब इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे कि प्रतिरक्षा है, मुद्रा है, संचार है, बैंकिंग है, ये संघीय सरकार के पास होते हैं, और स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय सरकारें जवाबदेह होती है। अगला पॉइंट, केंद्र और राज्यों के बीच किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न था, पूछा भी जा सकता है। भारतीय संविधान में शक्ति विभाजन से क्या अभिप्राय है? देखो बेटा, भारतीय संविधान में दो तरह की सरकारों की बात की गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार या देश की सरकार कहते हैं। दूसरी अलग अलग 28 राज्य, उनके लिए प्रांतीय इकाई, और राज्य के लिए राज्य सरकार जिसे कहते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं। इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। शक्ति विभाजन का मतलब है हमारे संविधान में शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर हमारी जो केंद्र सरकार है वह कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची में जो विषय हैं उस पर ये दोनों ही बना सकते हैं। इसके अलावा शक्तियों को तो 3 भागों में ही बांटा गया है, लेकिन ऐसे विषय जिनका संविधान बनने के समय उल्लेख था ही नहीं, उन्हें अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया है, और जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। सैनिक शासन या मार्शल लॉ से क्या अभिप्राय है? सैनिक शासन या मार्शल लॉ का अभिप्राय है कि प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं
कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने, उसकी बहाली के लिए किए गए कार्य को कानूनी जायज़ करार दे सके। और इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया है। कुछ राज्यों के लिए संविधान में विशेष प्रावधानों का वर्णन कीजिए। बेटा, जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था। अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अभी नहीं है। केंद्र सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने, उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक थी। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल भी लागू नहीं किया जा सकता था। बहुत सारे प्रावधान थे जो जम्मू कश्मीर को विशेष शक्तियाँ देते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर विशेष राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर अब राज्य का दर्जा भी नहीं है। जम्मू कश्मीर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। और साथ ही ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर अब भारत के सामान्य भूभाग की तरह 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। भारत में 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ? 1956 में बेटा कुछ राज्यों का पुनर्गठन इसलिए हुआ कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। इसके भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग बने। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 2000 ईस्वी में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। 1990 के दशक में नए राज्य बनाने को पूरा करने को लेकर किन राज्यों का विभाजन किया गया? बट प्रशासन की सुविधा के लिए 1990 के दशक में यानी 2000 ईस्वी में 3 नए राज्य बने। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया और 3 नए राज्य सामने आए। बिहार का विभाजन करके झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया। कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबसे नवीनतम राज्य है तेलंगाना, जून 2014 में बनाया गया। भारत में राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था अनुच्छेद 356 के अनुसार की। अनुच्छेद 356 सबसे विवादास्पद प्रावधान माना जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जाता है राज्य की सरकारों को भंग करने के लिए। ये कब लगाया जाता है? जब किसी राज्य में कानून की व्यवस्था भंग हो गई हो, राज्यपाल ने इसी रिपोर्ट भेजी हो, राज्य में राजनीतिक अस्थिरता हो, अगर किसी भी दल को चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त न हो, सरकार बनाने के प्रयास में विधानसभा के सदस्यों की खरीद फरोख्त या दल बदल की संभावना हो, सरकार संविधान के अनुसार ना चलाई जा रही हो। अब हम बेटा कुछ छोटे प्रश्नों की बात कर रहे हैं मुख्य बिंदु के रूप में, जिनमें से प्रश्न बनते हैं। 1990 के दशक में 3 नए राज्य बनाए गए जो कि 2000 ईस्वी में बने थे, झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़। सोवियत संघ विश्व की महाशक्ति था। विश्व में 2 महाशक्तियाँ थीं, पर 1989 के बाद वह जो सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, वह स्वतंत्र देशों में बंट गया और इन्होंने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बनाया। सोवियत संघ के विघटन का कारण है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया। भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त। वेस्ट इंडीज फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ 1958 में। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के 2 उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। नाइजीरिया में 3 बड़ी जातीयताएं निवास करती है, एरुबा, इबो और हौसा फुलानी। 1979 में सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। अब देखो, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, छोटा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है तुम्हें। भारतीय संविधान की अंग्रेजी संस्करण में भारतीय संविधान में संघवाद के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया है? कौन सा शब्द काम में लिया गया है? यूनियन, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। तो हमारे संविधान में वैसे तो जो संघवाद होता है उसको अंग्रेजी में फेडरेशन कहते हैं, लेकिन फेडरेशन काम में नहीं लिया है, बल्कि हमारे संविधान में संघवाद के लिए स्टेट्स ऑफ यूनियन शब्द को काम में लिया गया। हिंदी में कहेंगे राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है।
संविधान के दो अन्य अनुच्छेद 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन मार्शल लॉ लागू हो जाए। 1950 और 60 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था, दोनों जगह उनकी सरकार थी। 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। अब देखो, ध्यान में रखने वाली बात है, संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक है अनुच्छेद 356 और इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। 1959 में केरल में, 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। 1980 के दशक में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया अनुच्छेद 356 के द्वारा। सबसे पहले अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ केरल में और वहाँ की राज्य सरकार को भंग कर दिया। 1954 में राज्य 1954 बेटा गलत है, यहाँ पर 1953 आएगा, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। 1956 में इसने अपनी सिफारिशें सौंपी और इसने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा बने। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति देने से संबंधित था और लेकिन अब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। अब हम पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नावली हल कर रहे हैं। नीचे कुछ घटनाओं की सूची दी गई है, इनमें से किसको आप संघवाद की कार्यप्रणाली के रूप में चिन्हित करेंगे और क्यों? हम इनको देखते हैं बेटा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को GNLF के नेतृत्व वाले दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को 6ठी अनुसूची में वर्णित दर्जा देने की घोषणा की। तो बेटा जो पहला पॉइंट है ये संघीय व्यवस्था को शो कर रहा है। दूसरा, वर्षा प्रभावित प्रदेशों के लिए सरकार कार्य योजना लाएगी, बिल्कुल ये भी संघीय प्रणाली को दर्शाता है। दिल्ली के नए आयुक्त, ये संघीय प्रणाली का विषय नहीं है। मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, ये भी संघीय विषय है। केंद्र ने धन दिया, ये संघीय नहीं है। हम बिहारियों को बताएंगे कि मुंबई में कैसे रहना, संघीय नहीं है। सरकार को भंग करने की मांग, संघीय नहीं है। NDA सरकार ने नक्सलियों से हथियार रखने को कहा। बताएं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा और क्यों? संघवाद से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग मेलजोल से रहेंगे, उन्हें इस बात का डर नहीं रहेगा कि एक की संस्कृति दूसरे पर लाद दी जाएगी। बिल्कुल सही है। संघीय प्रणाली में सभी को अपनी अपनी संस्कृति के विकास का पूरा अवसर प्राप्त होता है। संविधान में शक्तियाँ बटी हुई होती है, कोई किसी पर अपनी संस्कृति नहीं लाद सकता। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अलग अलग किस्म के संसाधनों वाले दो क्षेत्रों के बीच आर्थिक लेन देन को संघीय प्रणाली से बाधा पहुँचेगी। बेटा ये कथन सही नहीं है। संघीय प्रणाली इस बात को सुनिश्चित करती है कि जो केंद्र में सत्तासीन है उनकी शक्तियाँ सीमित रहें, ये सही है। संघीय प्रणाली में शक्तियों का केंद्र और प्रांतों में बंटवारा करके केंद्र की शक्तियों को सीमित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बेल्जियम के संविधान के कुछ प्रारंभिक अनुच्छेद लिखे गए, इसके आधार पर बताएं कि बेल्जियम में संघवाद को किस रूप में साकार किया गया। भारतीय संविधान के लिए ऐसा अनुच्छेद लिखने का प्रयास करके देखें। शीर्षक एक, संघीय बेल्जियम, इसके घटक, इसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1, बेल्जियम एक संघीय राज्य जो समुदायों और क्षेत्रों से बना है। बेल्जियम 3 समुदायों से बना है, फ्रेंच समुदाय, फ्लेशिया समुदाय और जर्मन समुदाय, ये सही है। बेल्जियम 3 क्षेत्रों को मिलाकर बना है, बेलून क्षेत्र, फ्लेमिश क्षेत्र और ब्रुसेल्स क्षेत्र। अनुच्छेद 4, बेल्जियम में 4 भाषाई क्षेत्र, फ्रेंच भाषी क्षेत्र, डच भाषी क्षेत्र, ब्रुसेल्स की राजधानी द्विभाषी क्षेत्र, जर्मन भाषी क्षेत्र। राज्य का प्रत्येक कम्युनियन भाषाओं क्षेत्रों में किसी एक का हिस्सा है। अनुच्छेद 5, वेलून क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रांत है वेलून, ब्राबैंट, हैनाल्ट, लेग, लक्जमबर्ग, नामूर। फ्लेमिश क्षेत्र के अंतर्गत शामिल प्रांत है एंटीवर, फ्लेमिश, बारबेट, वेस्ट फ्लैंडर्स, ईस्ट फ्लैंडर्स और लिबर्ग। तो बेल्जियम के विवरण से स्पष्ट होता है कि बेल्जियम भी हमारी तरह एक विविधतापूर्ण समाज है जहाँ पर विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। भारतीय समाज के संघीय राज्य जिसमें अनेक विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, बोली और भाषा के लोग रहते हैं, जिनमें अनेक भौगोलिक विविधताएं हैं। देखो बेटा, भारत में 28 राज्य है, 29 राज्य नहीं है। तो भारत 28 राज्यों का संघ है। भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया है। भारत में संघीय शासन प्रणाली है, परंतु उसमें अनेक एकात्मक तत्व भी हैं जिनको भारतीय एकता अखंडता की सुरक्षा के लिए किया गया है। संविधान की स्कीम के आधार पर केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है। राज्य अपने क्षेत्र में प्रभावकारी, परंतु मुख्य विषयों पर हमारे यहाँ ये ध्यान रखना है कि केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है।
ध्यान रखने वाली चीज़ें, केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, शक्तियों का बंटवारा भी केंद्र के पक्ष में है। हालांकि केंद्र और प्रांत आपस में मिलकर के काम करते हैं। कल्पना करें कि आपको संघवाद के संबंध में प्रावधान लिखने हैं। अगर 300 शब्दों का लेख लिखे जिनमें निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके सुझाव हो। तो हम बात कर रहे हैं संघवाद के प्रावधान। संघवाद के प्रावधानों में सबसे पहले केंद्र और प्रदेशों के बीच शक्तियों का बंटवारा। बहुत समाज में सभी वर्गों के विकास के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए प्रजातंत्र संघीय शासन प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। संघीय ढांचे का निर्माण संविधान की योजना के आधार पर तय किया जाना चाहिए। दूसरा, वित्त संसाधनों का वितरण। संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे से है। संघ का निर्माण संघीय सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, जिसमें संघ राज्यों की मर्जी पर आधारित होना चाहिए। प्रांतीय और क्षेत्रीय विषयों पर राज्यों का नियंत्रण होना चाहिए। संघ के पास केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व होना चाहिए। राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपाल राज्यों का संवैधानिक मुखिया होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार की सलाह पर करता है। राज्यपाल राज्यों में महत्वपूर्ण पद है, जो संवैधानिक मुखिया के साथ साथ केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। राज्यपाल के पद की इस स्थिति के कारण इसका राजनीतिकीकरण होता है। संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है इस पद का दुरुपयोग न हो। राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यों के मुख्यमंत्री का परामर्श लिया जाना चाहिए और निष्पक्ष व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए। कौन सा प्रांत के गठन का आधार होना चाहिए और क्यों? सामान्य भाषा, सामान्य आर्थिक, सामान्य सेवा, प्रशासनिक सुविधा। भारत में राज्यों का गठन 1956 के कानून के आधार पर भाषा के आधार पर होता है, परंतु वर्तमान परिस्थिति में प्रशासनिक सुविधा को भी राज्य के पुनर्गठन का प्रमुख आधार माना जाता है, ताकि लोगों को अच्छा और कुशल शासन प्रदान किया जा सके, जिससे स्थानीय लोगों का विकास हो सके। उत्तर भारत के प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। यदि इन सभी प्रांतों को मिलाकर एक प्रदेश बना दिया जाए तो ऐसा करना संघवाद के विचार से संगत होगा। यदि उत्तर भारत के प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो कि सभी हिंदी भाषी हैं, अगर इनको मिला दिया जाएगा तो ये इकाई के रूप में इकट्ठे तो हो सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के लिए सही नहीं है। भारतीय संविधान की ऐसी 4 विशेषताओं का उल्लेख करें जिनमें प्रादेशिक यानी राज्य सरकार की तुलना में केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई है। पहली है केंद्र के पक्ष में शक्तियों का बंटवारा। शक्तियाँ ज़्यादा किसे दी गई? केंद्र सरकार को। दूसरा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। उसमें भी उस समय भी राज्यों की शक्तियाँ कैंसिल हो जाती है और सारी शक्तियों को केंद्र के पास पहुँच जाती है। फिर है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, जिसको हम पढ़ चुके हैं। सबसे विवादास्पद प्रावधान अनुच्छेद 356, जो राज्य सरकारों को भंग कर सकता है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका। बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर नाखुश क्यों हैं? भारतीय राजनीति में सबसे चर्चित पद राज्यपाल का पद है। अधिकांश राज्यों को अपने यहाँ के राज्यपालों से किसी कारण से शिकायत रहती है, और इसका कारण है कि अधिकांश राज्यपालों की नियुक्ति राजनीतिक पृष्ठभूमि से होती है। राज्यपाल केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में काम करता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये राज्यपाल निरपेक्ष रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते। इनकी भूमिका केंद्र के एजेंट के रूप में होती है, जिसके आधार इनकी जिम्मेदारी केंद्रीय हितों की रक्षा करना होता है। परंतु ये केंद्र की सरकार के दल के हितों के रक्षक बन जाते हैं, जिससे राज्यों की सरकारों राज्यपालों में टकराव पैदा हो जाता है। यदि शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है तो ऐसे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कौन सी स्थिति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिहाज से संगत है और कौन सी नहीं है, अब हम पढ़ते हैं। राज्य की विधानसभा के मुख्य विपक्षी दल के 2 सदस्यों को अपराधियों ने मार दिया। विपक्षी दल प्रदेश की सरकार को भंग करने की मांग कर रहा है। यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। फिरौती वसूलने के लिए छोटे बच्चों के अपहरण की घटनाएं बढ़ रही है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। प्रदेश में भी हाल के विधानसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। एक दल दूसरे दल के कुछ विधायकों से धन लेकर अपने पक्ष में उनका समर्थन हासिल करेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। केंद्र और प्रदेश में अलग अलग दलों का शासन है, दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। सांप्रदायिक दंगे में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। यहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। 2 प्रदेशों के बीच चल रहे जल विवाद में एक प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानने से इनकार कर दिया। यहाँ भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। ज़्यादा स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों ने क्या मांगें उठाई है? 1960 से लगातार विभिन्न राज्यों में प्रांतीय स्वायत्तता की मांग लगातार उठाई जाती रही है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर व कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में विशेष रूप से मांग आती रही है। ये राज्य ज़्यादा स्वायत्तता चाहते हैं और ये तर्क देते हैं कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा प्रांतों के पक्ष में होना चाहिए। राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता नहीं होनी चाहिए। राज्यों के मामले में केंद्र का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। राज्यपाल के पद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यों में मुख्यमंत्रियों का परामर्श लिया जाना चाहिए। सांस्कृतिक स्वायत्ता होनी चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। थैंक्स।